ड्रामाटाइज क्रास की आखिरी किस्त। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब। गालिब इंस्टीट्यूट की ज़ैली शाख हम सब ड्रामा ग्रुप ने उर्दू ड्रामा और स्टेज को तरक्की देने के लिए कई अहम मंसूबों पर काम किया है और वो तमाम मंसूबे बहुत कामयाब भी रहे हैं। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से ऑनलाइन मुनक़िद हुआ जिसमें ड्रामा और स्टेज की दुनिया की कई अहम शख्सियात से हम रूबरू हुए और उनकी गुफ्तगू से भी मुस्तफीज हुए। इस प्रोग्राम में ड्रामे की दुनिया की अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया और अपने तजर्बात हमसे शेयर किए। इस सिलसिले में तमाम कड़ियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर महफूज हैं, जिन्हें आप वहां भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षंदा जली साहिबा हमेशा इस ग्रुप को सरगर्म और मजीद इफादी बनाने के लिए फिक्रमंद रहती हैं। उन्हीं की तजवीज़ पर एक नई सीरीज का मंसूबा बना जो बहुत मुफीद और कामयाब रहा। फौजिया दास्तान गो साहिबा निहायत होनहार और अपने फन में कामिल दास्तान गो हैं। हमने एक नई सीरीज जो ड्रामा इक़रार पर मबनी हो उसके लिए आपसे गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने कबूल भी फरमाया और 5 किस्तों के लिए आपने एक ऐसे मतन का इंतखाब किया जिसमें दिलचस्पी का सामान भी था और सीखने और तरबियत हासिल करने वालों के लिए भी बहुत कुछ मवाद था। चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। इस सिलसिले की फौजिया साहिबा ने ऐसी कामयाब ड्रामाटाइज रीडिंग की कि उसके तमाम फनी पहलू हमारी आंखों के सामने रोशन हो गए। इम्तियाज अली ताज ने यह तहरीर जिस मेहनत और फनी हुनरमंदी के साथ लिखी, फौजिया साहिबा ने उसकी अदायगी भी उतनी ही हुनरमंदी और का मुजाहरा किया। फौजिया दास्तान गो का नाम दास्तान गोई की दुनिया में अजनबी नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और फनी लवाजमात पर गिरफ्त के सबब इस मुश्किल और ख़त्म होते हुई फन की दुनिया में अपना मकाम पैदा किया और जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है अपने कदरदान पैदा कर लिए। दास्तान गोई की दुनिया में उनकी एक अवलियत ये भी है कि इस फन में अब तक किसी खातून का नाम शायद नहीं लिया जाता था, जबकि मौसीकी, मुसव्वरी, शायरी वगैरह में बेशुमार खवातीन ने अपने फन के जौहर दिखाए हैं। फन दास्तान गोई में वो पहली खातून है जिन्होंने अपने कमाल फन का मुजाहरा किया और अपनी शनाख्त कायम की। नाजरीन, इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने का एक मकसद ये भी है कि हम उर्दू जबान के सही तलफ़्फ़ुज़ से भी वाकिफ हो सकें। चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी एक ऐसी दिलचस्प सीरीज थी कि महसूस ही नहीं होता था कि उसके जरिए तालीम का मकसद भी पूरा हो रहा है। फौजिया साहब ने चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी सीरीज के 5 एपिसोड किए हैं और आज इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। ये सिलसिला आज यही मुकम्मल हो जाएगा। अगली बार हम किसी नई सीरीज के तहत आपके रूबरू होंगे। मैं एक बार फिर फौजिया साहिबा और तमाम नाजरीन का और मैं अपने स्टाफ के जनाब मुश्ताक साहब, महजर साहब, अब्दुल तौफीक साहब और जो जिन्होंने भी इस सीरीज के अंदर मुआवनत की है, सभी हजरात का मशकूर ममनून हूँ कि आपकी इस मेहनत के बिना जो है ये मुमकिन नहीं हो सकता था। तो मेरी दरख्वास्त है मोहतरमा फौजिया साहिबा से कि बरह करम आप इस सीरीज की आखिरी किस्त पेश फरमाएं। ख्वातीन हजरात आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रक्षंदा जलील आपा, बहुत बहुत शुक्रिया गालिब इंस्टीट्यूट और तमाम स्टाफ का जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको मुनक्किद किया। और हाजरीन, आज की आखिरी पेशकश है चाचा छक्कन ने झगड़ा सुलझाया। तो पिछली गर्मियों में इतवार का रोज था। हमारे यहाँ चिराग पड़ते ही खाना खा लिया जाता है। बच्चे खाना खाकर सो गए थे। चची ने खाना निपटा कर इशा की नमाज की नियत बांधी थी। नौकर बावर्ची खाने में बैठे खाना खा रहे थे। चाचा छक्कन बनियान पहने, तहबंद बांधे, टांग पर टांग रखे चारपाई पर लेटे बड़े मजे मजे से हुक्के के कश लगा रहे थे कि अचानक गली में शोरगुल की आवाज आई। बंदू, इमामी, मोदा खाना छोड़ दरवाजे की तरफ लपके। चचा भी चौंक कर उठ बैठे और कोई नजर न आया तो चची की तरफ देखा। चची ने सलाम फेरते हुए मुंह इधर मोड़ा, आंखें चार हुई। चचा ने पूछा, ये शोर कैसा है? चची माथे पर तेवरी डालकर वजीफे पढ़ने लगी।
चाचा छक्कन कुछ देर इंतजार करते रहे कि शायद कोई नौकर पलट कर आ जाए और कुछ खबर लाए। वैसे चची से बराबर पूछते रहे, अरे कोई आता नहीं, कहाँ बैठे हैं सबके सब, अरे देखती हो इनकी हरकतें, मालूम नहीं क्या वारदात हो गई। लेकिन जब ना चची ने कुछ जवाब दिया और ना कोई लड़का वापस आया तो मजबूरी को उठे और जूते पहनकर खुद बाहर निकलने की तैयारी की। चची बोली, चले तो हो, किसी के झगड़े में ना पड़ना। हाँ। चचा बोले, अरे मेरा कोई सर फिरा है, बाजारी लोगों के झगड़ों से हमें क्या सरोकार है भला। जरान खाने से निकलकर मर्दाने में आए, डेवड़ी में कदम रखा तो देखा कि घर के सामने भीड़ जमा है। चचा को तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी मौके पर जा पहुंचेंगे। कुछ घबराए, आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार ना थे, वापस हटने को जी ना चाहता था। चुनांचे आपने जल्दी से दिया गुल करके डेवड़ी का दरवाजा भेड़ दिया और देर तक अपनी आंख लगाए झांकते रहे और सूरत हाल का मुलाहिजा करते रहे। मालूम हुआ कि झगड़ा दो हमसायों के दरमियान है जो सामने की दुकान में रहते हैं, एक ऊपर की मंजिल में, दूसरा नीचे की मंजिल में। हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी, लेकिन उन लोगों ने अब दोनों को अलग अलग करके संभाल रखा है और मीर बाकर अली उन्हें समझा बुझा कर तकरीबन ठंडा कर चुके हैं। अब चचा से रहा ना गया। ये बात उन्हें क्यों कर गवारा हो सकती थी कि उनके होते सोते मोहल्ले का कोई और शख्स इस किस्म के किस्सों में पंच बन के बैठ जाए। चुनांचे आप तहबंद बांध कर बनियान नीचे खींच दरवाजा खोल बाहर खड़े हुए और बड़े ही सरप्रस्ताना अंदाज में बोले, अरे भाई क्या वाकया हो गया। मीर बाकर ने कहा, अजी कुछ नहीं, वही जरा सी बात पर इन खान साहब और मौलवी साहब में झगड़ा हो गया था, मैंने समझा दिया है दोनों को। वो तो समझ गए, मगर चचा भला कहाँ समझने वाले थे, मौके पर जा पहुंचे। मगर बात क्या हुई, ये तो कुछ ऐसा नक्शा नजर आता है कि जैसे खुदा न खास्ता फौजदारी की नौबत तक पहुंच गई थी। अब मीर बाकर अली ने टालना चाहा, अच्छी अब खाक डालिए ना इस बच्चे पर, जो होना था वो हो गया। हमसायों में दिन रात का साथ, कभी कभी शिकायत तो पैदा हो ही जाती है। अब भी चचा की तस्कीन नहीं हुई, बोले, पर ज्यादती आखिर किस तरफ से हुई। खान साहब बोले, पूछिए इन मौलवी साहब से जो बड़े मंतकी बनते फिरते हैं, दाढ़ी तो बालिश भर बढ़ा रखी है, लेकिन हरकतें रजीलों की सी हों तो दाढ़ी से क्या फायदा। चचा चौंक बोले, ओहो ये किस्सा तो बड़ा टेढ़ा मालूम होता है। अब मौलवी साहब कैसे चुप रह सकते थे, बोले, साहब इनको कोई चुप कराए, मैं बड़ी देर से लिए दिए फिर रहा हूं और ये जो मुंह में आए बके जा रहे हैं, इसका नतीजा इनके हक में अच्छा नहीं होगा, मैं समझा देता हूँ। खान साहब कड़क कर बोले, अबे जा, चार भले आदमी बीच में पड़ गए जो मैं रुक गया, नहीं तो नतीजा तो ऐसा बताता कि छठी का दूध याद आ जाता। अब मौलवी साहब ने तनकर फरमाया, ताकत के घमंड में न रहना खान साहब, अंग्रेज का राज है। जी हाँ, और यहाँ भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम भी ऐसे हथियारों पर उतर आए तो याद रखिए, वरना जी हाँ। खान साहब बेकाबू हो गए, मुक्का तान कर बढ़ना चाहते थे कि लोगों ने बीच बचाव करके रोक लिया। मौलवी साहब आस्तीने चढ़ाते चढ़ाते रह गए। मीर बाकर अली साहब ने परेशान होकर चचा छक्कन की तरफ देखा। दोनों के दोनों अच्छी खासे समझ गए थे। आपने फिर दोनों को भड़का दिया। चचा बोले, ला हौल वला कुव्वत, कहने लगे कि आपने भड़का दिया। अजी हजरत, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कसूर किसका है। आप जो बड़े पंच बनकर घर से निकल खड़े हुए हैं, इतना तो मालूम किया होता कि ज्यादती किस तरफ से हुई है और असल वाकया है क्या। बाकर अली ने फिर बात टालनी चाहिए। अजी कहाँ आप सरे राह किस्सा सुनिएगा, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। मैं तो इन दोनों की शराफत की दाद देता हूँ, जो हमने कहा उन्होंने मान लिया, बात रफा दफा हो गई। अब आप क्या गड़े मुर्दे उखेड़ने आ गए। चचा ने देखा कि मीर बाकर अली छाए चले जा रहे हैं, आग ही तो लग गई, लेकिन संभल कर बोले, साहब मन, आपको इस मोहल्ले में आए अभी अरसा ही कितना हुआ है। हाँ अजी, हमारी तो नाल ही इसी मोहल्ले में गड़ी हुई है, अब जाने दीजिए ना इस बात को।
अब आप कहते हैं कि जाने दीजिए इस बात को। जी हाँ, और सरेराह क्या है, ये झगड़ा तो हम तक आज ना पहुंचा होता तो कल पहुंच जाता। सो अब भी क्या मुजायका है, बस सामने ही तो गरीब खाना है, अंदर चल बैठे, 2 मिनट में किस्सा तय हो जाता है। मुझे तो ये हरगिज गवारा नहीं कि भाई जिस मोहल्ले में हम रहते हो वहां हमसायों में यूं सरे बाजार जूती चप्पल हुआ करे। ये कहकर चचा ने दाद तलब निगाहों से मजमे की तरफ देखा। बोले, क्यों साहब, खुदा लगती कहिए, ये भला कोई शराफत की बात है। अब मजमे में से तायद की भुनभुनाहट से सुनाई दी। मीर साहब खामोश होकर रह गए। चचा बोले, अरे आप दोनों साहब अंदर तशरीफ ले आइए ना, और मीर साहब अगर आप भी चाहें तो भी आप भी अंदर आ सकते हैं। बाकी लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, आप हजरात जा सकते हैं। अब यहाँ कोई भांड तो नाचेंगे नहीं जो आपको भी मैं बुलावा दूं। आपस के झगड़े तय कराना बड़ा मगज पाशी का काम है। आप लोग अपने अपने घर जाकर आराम कीजिए। लीजिए साहब, चचा काजी बन गए, मुद्दई और सब लोगों को लेकर घर में आए। घर पहुंचकर मर्दाने ही में से एक फहरिस्त सादिर हुई। ए बंधु, लैंप लाए, और मोदा बर्फ का पानी बना लाए, और इमामी हुक्का ताजा करके पहुंचाए, और बंधु लैंप ला चुकने के बाद खासदान लेकर आए, और मोदा पानी बना चुकने के बाद उगालदान लाकर रखे, और इमामी हुक्के से फरागत पाकर पंखा झले। सबको दीवान खाने में बिठाया। खुद ही कहकर अंदर गए कि मैं बस अभी हाजिर हुआ। अंदर जाकर बनियान पर अचकन का कुर्ता पहन ही रहे थे कि चची ने जल्दी जल्दी रकात खत्म करके सलाम फेरकर पूछा, क्या बात है। चचा बेपरवाही के अंदाज में बोले, क्या अजीब हालत है इन लोगों की, ना दिन को चैन लेने देते हैं और ना रात को। अरे इन सामने वाले खान साहब और मौलवी साहब का जरा झगड़ा हो गया है, मुसीबत में मेरी जान पड़ गई। सब इस बात पर बजीद हैं कि आप बीच में पड़कर फैसला करवा दीजिए। बात टाली भी नहीं जा सकती ना बेगम, मोहल्ले का मामला ठहरा। बहरहाल खैर, अब तुम नमाज से फारिग होकर पान के कुछ टुकड़े लगा के जरा भेज देना। चची जल कर बोली, अच्छा तो ये शौक भी पूरा कर लीजिए आप। चचा कुर्ते के बटन लगाते हुए बाहर निकले। दीवान खाने में पहुंचकर आराम से कुर्सी पर दराज हो गए, टांगे समेट कर ऊपर धर ली। बोले, हाँ भाई मैं हाजिर हूँ, फरमाइए क्या बात हुई। सारा वाकया बयान कीजिए, लेकिन मुख्तसर तौर पर। मौलवी साहब और खान साहब दोनों की त्योरी चढ़ी हुई थी। मुंह फुलाए लाल लाल आंखों से एक दूसरे की तरफ देख रहा था और दूसरा उसकी तरफ देख रहा था। चचा का तकाजा सुन के दोनों कुछ कसमसाए मगर चुप के बैठे रहे। मीर साहब ने आखिर को सुकूत तोड़ा। हजरत, बात तो असल में बड़ी मामूली थी। चचा ने कहा, आप तमहीद को जाने दीजिए, मतलब की बात कीजिए। मीर साहब ने गुस्से को पीकर कहा, तो और क्या कहो, बात हकीकत में निहायत ही मामूली है, लेकिन खान साहब से जब्त ना हो सका। कोई आपकी बहू बेटियों को यूं देखता और आप उसे मामूली बात कहते तो जानता। चचा कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए। बस, अच्छा तो ये मस्तूरात का मामला है, तो वाकई हजरत इसे मामूली कहना बड़ी ज्यादती है आपकी। खान साहब, आप खुद ही जो वाकया है वो बयान कीजिए। बाकर अली खामोश हो गए। खान साहब की हौसला अफजाई हुई। बोले, भाई आप सा बुजुर्ग पूछेगा तो बयान करूंगा ही, आपसे क्या पड़ता है। चचा फूल गए। कुछ कहना जरूरी मालूम नहीं हुआ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बिला तकल्लुफ कहिए। खान साहब ने कहा, आपको इल्म है कि इस सामने के मकान की निचली मंजिल में हम रहते हैं और ऊपर की मंजिल में एक खिड़की है जिससे हमारे मकान के सहन में नजर पड़ती है। चचा ने बात काटकर फरमाया, अरे हाँ जी हाँ, मेरी देखी हुई है अजी, मेरे सामने बनी, और इस खिड़की का मैं क्या जिक्र करूं। इस सारे मकान की तामीर में मेरा बहुत कुछ दखल रहा। मालिक मकान फजलुर रहमान खान के मुझसे मरासिम थे। हैदराबाद जाने से पहले हर रोज शाम को मिलने आते थे, और सच पूछिए उन्हें मशवरा भी मैंने ही दिया था कि खाली जमीन पड़ी है और कोड़ियों के मॉल बिक रही है, तो कुछ ऐसी सूरत करनी चाहिए कि किराए की कोई सब्जी निकल आए। तो उन्होंने ये मकान बनाया। खैर ये तो ऐसे ही मैंने कह दिया, आप बात कीजिए। खान साहब ने सोचा कि बात कहाँ तक की थी। हाँ तो जी, ऊपर की मंजिल में एक खिड़की है, उससे हमारे यहाँ के सहन में नजर पड़ती है। हम उस मकान में पहले से रहते हैं। ये हजरत बाद में आए। आते ही हमने उनसे कह दिया कि मौलवी साहब, इस खिड़की में अगर आप ताला डलवा दें तो मुनासिब है, वरना औरतों का सामना हुआ करेगा और मुफ्त में कोई ना कोई किस्सा खड़ा हो जाएगा। चचा ने दाद दी, बहुत मुनासिब कार्रवाई की आपने।
कानूनी नुक्ते नजर से गोया आपने ऐसी पेशबंदी की कि बाद में अगर किसी किस्म की शिकायत भी पैदा हो तो आपको गिरफ्त का जायज मौका मिले। भाई बहुत ठीक है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? खान साहब दाग से बहुत मसरूर हुए। खुदा हुजूर का भला करे, मैंने सोचा नए आदमी है, क्यों ना पहले ही खबरदार कर दूं। साहब ने भी मुझे यकीन दिला दिया कि खिड़की में ताला डाल दिया गया है और मैं बेफिक्र हो गया। अब जनाब आज सुबह को क्या हुआ कि अरे ये लीजिए ठंडा पानी लीजिए, अरे आप भी लीजिए मौलवी साहब पानी, अरे भाई पानी दे, मीर साहब को दे। हाँ तो आज सुबह, हाँ जी हाँ जी हाँ, अबे रख दे यहाँ जमीन पर। हाँ, खासदान सर पे क्यों सवार हो गया? और वो इमामी कहाँ मर रहा है? अभी तक हुक्का नहीं भरा गया। हाँ जी साहब आप कहिए, कहे जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ और वो गालदान को लिया? अरे कह भी दिया था फिर भी याद नहीं रहा, बड़े नालायक हो भाई तुम लोग। हाँ आप फरमाइए ना खान साहब। अब खान साहब ने कुछ देर सुकूत का इंतजार किया, आखिर बोले, जी तो आज सुबह मैं उधर दुकान पर रवाना हुआ, इधर ऊपर की मंजिल में एक बच्चे ने खिड़की खोल दी। औरतें सहन में बैठी थी, उन्होंने खिड़की बंद करने को कहा तो ये हजरत खुद खिड़की में मौजूद हुए और जी औरतों को देखने लगे। अब आप ही फरमाइए कि शरीफ और मौलवियों की सी बातें हैं या लुच्चों और शोहदों की सी हरकतें हैं? अब चचा ने बहुत ही हैरानी में आंखें खोली, गर्दन झुका ली और फिर एक हाकिमाना अंदाज में सर फेर कर मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब, ये तो आपने ऐसी नामुनासिब और खिलाफ शरा हरकत की है कि जिस पर आपको जिस कदर इल्जाम दिया जाए बचा है। मौलवी साहब देर से खामोश बैठे देख रहे थे कि चचा बड़े हमदर्दाना अंदाज से खान साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब चचा ने उन्हें मुखातिब किया तो भड़क उठे, सुभान अल्लाह, आप भी अजब सादालू शख्स हैं, जो कुछ इन्होंने फरमाया झट उस पर ईमान ले आए। अरे वाह साहब वाह। चचा कोई अंदाज़े कलाम किसी कदर नागवार गुजरा। तो आपके ख्याल ये है कि मैं खान साहब की नाजायज हिमायत कर रहा हूँ? मौलवी साहब बोले, अच्छा नाजायज हिमायत तो है ही, आप पहले मेरी अर्ज भी सुनिए कि मैं क्या कहता हूँ। चचा साहब इल्जाम सुनकर बड़े चिढ़ गए थे, बोले तो बयान कीजिए, आप क्या अर्ज करना चाहते हैं, मगर अर्ज हो तूल ना हो। हाँ बहुत। मौलवी साहब बोले, जी मैं बहुत मुख्तसर तौर पर सब कुछ अर्ज किए देता हूँ। हमने तो मकान में आते ही खिड़की में ताला डाल दिया था, चुनांचे आज तक कभी कोई वजह शिकायत पैदा नहीं हुई। आज इत्तेफाकिया बच्चे के हाथ चाबी लग गई और उसने खिड़की खोल दी और खिड़की में खड़ा होकर उनके बच्चों को आवाजें देने लगा। अब मैंने जब, लेकिन बयान खत्म होने से पहले चचा ने बात शुरू कर दी। तो आपका बयान ये है कि आवाजें देने के लिए खिड़की का ताला खोला था, महज आवाजें देने के लिए? खूब, इसके लिए भला खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी? मौलवी साहब बोले, आखिर बच्चा ही तो था, अजी भला उसे अच्छे बुरे की क्या तमीज? उसे ये थोड़ी मालूम था कि साहब ये ताला नहीं खोलना चाहिए और वो खिड़की बंद रहनी चाहिए। चाबी मिल गई थी, ताले पर नजर पड़ी, खोल डाली। अब चचा होठ सिकोड़ कर और आंखें मीच कर यूं सर हिलाते रहे, गोया मौलवी साहब के इस जवाब में भी उन्हें ऐसे ऐसे मानी नजर आ रहे हैं जो दूसरों की फहम से बालातर हैं। मौलवी साहब ने अपना बयान जारी रखा, मैंने खिड़की जो खुली देखी तो फौरन बंद करने को लपका और किवाड़ बंद करके उसी वक्त ताला लगा दिया। चचा ने फिर टोका, क्यों हजरत? ये आपके घर में ताला खोलना तो बच्चों को भी आता है, लेकिन बंद करना आपके सिवा किसी को नहीं आता। खूब, वाह वाह। मीर बाकर अली साहब बोले, हजरत ये एक इस्तिरारी हरकत थी, जिससे ये जाहिर होता है कि इन्हें इस खिड़की के बंद रखने का हर वक्त ख्याल रहता था। अब खुली देखी तो यखलक बंद करने को लपकी। मौलवी साहब ने मजीद सफाई के ख्याल से कहा, खुदा शाहिद है जो मुझे ये गुमान भी गुजरा हो कि सहन में मस्तूरात मौजूद होंगी या मैंने इस तरफ नजर भी डाली हो, ये सरासर बहतान है कि मैं खड़ा रहा, बल्कि मैं तो बाद में मैंने नीचे भी कहला के भेज दिया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि बच्चे ने खिड़की खोल दी थी। मीर साहब ने मौलवी साहब के चाल चलन के मुतालिक शहादत दी। मौलवी साहब जब से यहाँ आए हैं मैं इन्हें जानता हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज का आना जाना है और मैं वसूख से कहता हूँ कि ये इस किस्म के आदमी नहीं है। चुनांचे मैंने खान साहब से भी यही कहा था कि मस्तूरात को गलत फहमी हो गई होगी, वरना मौलवी साहब ने किसी बुरे ख्याल से इस तरह की हरकत नहीं की हो। लेकिन चचा भला किसी दूसरे की राय को कब खातिर में लाते हैं। बोले, देखिए दिलों का हाल तो खुदावंदे आलम बेहतर जानता है और उसके मुतालिक कुछ कहने की जुर्रत करना मेरे राय में कुफ्र है। बहरहाल अभी सब कुछ खुला जाता है, तो जनाब इतवार के रोज आप घर में रहते हैं? हाँ
बजा। तो सवाल ये है कि अगर खिड़की खुलनी थी तो इतवार ही के रोज क्यों खुली, जब आप घर में मौजूद थे किसी और दिन क्यों ना खुली। ये कहकर चचा ने नथने फुलाकर बड़े फातिहाना अंदाज से बारी बारी सब पर यूं नजर डाली गोया कि कोई बहुत ही अहम नुक्ता निकाल कर मौलवी साहब को लाजवाब कर दिया हो। मौलवी साहब इस इस्तदलाल से परेशान हो गए थे। बोले, हजरत उस बात की अहमियत कुछ वाज़े तौर पर मेरी समझ में नहीं आई। बाकी वाकया ये है कि खिड़की की चाबी गुच्छे में है, गुच्छा मेरे पास रहता है। जब तक मैं घर पर होऊंगा तभी गुच्छा घर पर होगा और उसी वक्त खिड़की खुलने का इम्कान भी होगा। चचा को इस जवाब की तवक्को ना थी। सर पीछे डालकर कुर्सी पर लेट गए और बोले, खैर अब इस बहस की क्या हकीकत है, वरना हकीकत तो ये है कि इस बात का जवाब आपके पास कुछ नहीं है। मौलवी साहब ने नामालूम दानिस्ता या नादानिस्ता चचा को थोड़ा सा कुछ कह दिया था। बोले, साहब जो अकल वाकया था वो मैंने अर्ज कर दिया। अब आप अपनी इल्मियत और काबिलियत से जो नुक्ता चाहे निकाल सकते हैं और मुझसे जाहिल की क्या बिसात कि मैं बहस में आपसे पेश रहूं। चचा खुश हो गए। मौलवी साहब के खिलाफ जो जज्बा अंदर ही अंदर काम कर रहा था ठंडा पड़ गया। ऐसे अंदाज में हंस पड़े गोया दानिस्ता महज तफरी की गर्ज से मंतक दिखा रहे थे। मुस्कुराकर बोले, मालूम होता है कि आपको भी मंतक से दिलचस्पी है। ले आया वे हुक्का? हाँ रख दे इधर। अच्छा इधर ही रख दे। लीजिए मौलवी साहब। नहीं लीजिए ना। अरे जरा तंबाकू तो मुलाहिजा फरमाइए, बराह रास्त मुरादाबाद से मंगवाता हूँ मैं, वरना यहाँ का तंबाकू तो आप जानिए निरा गोबर होता है। मुरादाबाद में एक अजीज है, कलेक्ट्री में पेश है, मगर साहब उनके रसूख का क्या कहना, तो वो कभी कभार हमें याद कर लेते हैं। मौलवी साहब ने हुक्के के कश लगाने शुरू कर दिए। खान साहब ने देखा कि चचा तो मौलवी साहब पर रेशा खत्मी हुए जा रहे हैं। गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, अरे जिस बात के लिए आपने हमें बुलाया था वो तो। चचा ने बात काट कर कहा, जी हाँ देखिए मैं आज करता हूँ जनाबे मन। बाकी रहा इस झगड़े का किस्सा तो खान साहब मेरी जाती राय पूछिए तो ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। दुनिया में आज तक जितने भी झगड़े हुए हैं हमेशा उनका ताल्लुक फरीकैन से रहा है। खान साहब ने बेख्तियार पूछा, इस झगड़े में मेरा क्या कसूर था? चचा ने जवाब दिया, अरे भाई कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। अब तुम्हारा ना सही तुम्हारे घर वालों का सही। मसलन अब भला उन्हें उस वक्त सहन में बैठने की क्या जरूरत थी? कोई वहां बाग तो लगा हुआ नहीं था। अब आप कहेंगे कि वो आपके घर का सहन है। अरे जरा देर को मान लिया था कि, मगर फिर ऊपर खिड़की की तरफ देखना क्या जरूरी था? वैसे मेरा कोई बुरा मकसद नहीं है, ताहम देखिए ना कि बात को बढ़ाया जाए तो कुछ की कुछ हो जाती है। मतलब मेरा ये है कि ऐसे मामलों में जितना छानोगे उतनी ही किरकिरी निकलेगी। मीर साहब इस कार्यवाही से तंग आ चुके थे। बोले, अजी अब कसूर एक का था या दोनों का? इस बहस से आखिर क्या हासिल है? आप इस किस्से को कुछ इस तरह से चुकाइए कि आइंदा के लिए इन दोनों साहिबों का इत्मीनान हो जाए। मैंने ये तजवीज किया है कि आइंदा के इत्मीनान की गर्ज से मौलवी साहब की खिड़की में खान साहब अपना ताला डाल दें। चचा साहब ने कनकियों से मीर की तरफ देखा। पूछा, क्या मुराद? मीर साहब ने कहा, मुराद ये है कि मौलवी साहब के मकान की वो खिड़की जिसमें ताला लगाना है उसकी चाबी इत्मीनान की गर्ज से खान साहब अपने पास रखें। तजवीज चचा को माकूल मालूम हुई, लेकिन चूंकि मीर साहब की तरफ से पेश हुई थी इसलिए कबूल करने को दिल नहीं चाहा। नहीं, ये तो कुछ नहीं, इस तरह तो भाई नहीं। खामखा खान साहब अपना एक ताला बेकार कर डालें और अपने घर में किसी दूसरे का ऐसा दखल किसी गैरतमंद को भला कब गवारा हो सकता है? ये ताला वाला कुछ नहीं है, कोई और तजवीज होनी चाहिए, कोई माकूल तजवीज जो कि सबके फायदे के लिए हो और इत्मीनान का बाइस भी हो। क्यों साहब, अगर खिड़की चुनवा दी जाए तो कैसा है? खान साहब बोले, अव्वल तो मकान मालिक अब यहाँ है नहीं और अगर उसे लिखा भी जाए तो उसे मंजूर नहीं करेगा। मैंने एक मर्तबा की थी ये तजवीज पेश। वो कहने लगे, इस खिड़की के बंद होने से कमरा तारीख हो जाएगा मियाँ। चचा ने कहा, ये दूसरी बात है, वरना तजवीज खूब थी। अच्छा अपना हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाता। मसलन आप दोनों के चले जाने से कोई और दो किराएदार आकर आबाद होते तो उनमें किसी किस्म की बदमजगी का इम्कान न रहता। आया ना ख्याल शरीफ में? मगर ये कमरे में अंधेरा हो जाने का सवाल बेशक टेढ़ा है। खैर सही यूं। अच्छा किसी और तरकीब से काम लीजिए। तरकीबें तो बेशुमार है मेरे पास, मुझे तो सिर्फ आप लोगों की सहूलत का ख्याल है। अरे वरना मैं तो तजवीजों का अंबार लगा दूंगा, परेशान कर दूंगा आपको। बड़े बड़े किस्से चुकाए मैंने। अरे इस एक खिड़की की बेचारे की क्या हकीकत है जनाब? तो यूं क्यों ना कीजिए, मसलन आप दोनों में से एक साहब मकान खाली कर दें
اور کسی دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں؟ کیوں صاحب، کیا رائے ہے؟ خان صاحب اور مولوی صاحب پہلے کچھ منہ ہی منہ میں بولے، پھر خان صاحب نے کہا صاحب میں مکان نہیں چھوڑ سکتا، میں کہاں نیا مکان تلاش کرتا پھروں گا۔ مولوی صاحب نے بھی معذوری ظاہر کی، حضرت میرے لیے تو فی الحال ناممکن ہے، اتنے کرائے میں اس قدر گنجائش بھلا اور کہاں ملے گی۔ چچا کی بے حساب تجویزوں کا ذخیرہ اس پہلی ہی تجویز کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ اب یوں آپ ہر تجویز میں ممخ نکالنے لگے تو طے ہو چکا آپ کا جھگڑا، یعنی مکان بدلنے میں آخر قباحت ہی کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ بھئی نہیں نپتی الگ ہو جاؤ، نہ رہے پاس اور نہ بجے بانسری۔ کیا آپ کے خیال میں اس مکان کے سوا شہر میں اور معقول مکان نہیں ہے، یا اور مکان بال بچے دار لوگوں کے رہنے کے لائق نہیں بنوائے گئے؟ بھئی انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ صلح صفائی پر آمادہ نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ روز اسی قسم کے قصے کھڑے ہوا کریں۔ ایسی حالت میں میرا کوئی بھی تجویز پیش کرنا دشوار ہے، آپ خود آپس میں نمٹ لیجئے۔ میر صاحب بیچارے پریشانی کی عالم میں یہ باتیں سن رہے تھے اور کرسی پر بار بار پہلو بدلتے تھے۔ آخر رہا نہ گیا، ہمت کر کے بولے میں نے عرض کیا نا کہ دونوں کے لیے بہترین ترکیب وہی ہے کہ کھڑکی میں تالا لگا رہے اور اس کی چابی۔ چچا جل گئے، اجی آپ بھی کیا ایک واحد بات پہ چمٹ گئے ہیں اور بار بار پیش کیے جا رہے ہیں، چابی تالا چابی تالا، یعنی آپ نے تو کچھ ایسا سمجھ رکھا ہے جیسے ایک تالے کی دوسری کنجی بنوائی نہیں جا سکتی۔ میر صاحب نے بھی جل کا جواب دیا، پھر یوں تو دیوار کی اینٹیں نکال کر بھی جھانکا جا سکتا ہے۔ بات چچا کی سمجھ میں نہیں آئی، تبھی تو کہا تھا کہ ایک صاحب مکان بدل لیں، نہ مانے تو اس کا کیا علاج؟ اچھی بات تو یہ ہے وہ ان کی عورتوں کو دیکھا کریں، یہ ان کی عورتوں کو تاکا کریں۔ خان صاحب تاؤ میں آ گئے، بگڑ کے بولے دیکھیے صاحب منہ سنبھال کے بات کیجیے، عورتوں کا نام یوں نہیں لیا جاتا، یہ نامانوس کا معاملہ ہے، ہم غریب صحیح مگر نکٹے نہیں ہیں۔ ہاں چچا کچھ کسمسائے، میر صاحب گھبرائے، مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے بولے تو صاحب اب میں اجازت چاہتا ہوں، گھر پر بال بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، جب کوئی بات طے ہو چکے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ خان صاحب نے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، تمہارے بال بچے ہیں، ہمارے بال بچے نہیں ہیں، پہلے یہ فیصلہ ہو جائے پھر جانے دوں گا۔ مولوی صاحب نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر خان صاحب کی گرفت مضبوط تھی، بولے تو اپنا تالا لاؤ اور کھڑکی میں ڈال دو۔ خان صاحب بولے تالا تم دو، چابی میرے پاس رہے گی۔ چچا کو یہ تجویز شروع سے ہی نامرغوب تھی، بولے تالا یہ کیوں دے بے پردگی تمہاری عورتوں کی ہوتی ہے یا ان کی؟ چچا کی تائید سے مولوی صاحب کو حوصلہ ہوا، بولے دیکھیے تو صحیح۔ خان صاحب کو آگ لگ گئی، بڑھ کر مولوی صاحب کی گردن پر ہاتھ ڈالا۔ مولوی صاحب نے کے گلے سے ایک قسم کی آواز نکلی جیسے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی نکلتی ہے۔ میر صاحب ہائے 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 کرتے لپک کھڑے ہوئے۔ چچا بولے بھئی یہ ہاتھا پائی ٹھیک نہیں۔ خان صاحب نے میر صاحب کو دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا لگے۔ چچا نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو ایک زناٹے دار تھپڑ انہیں بھی رسید کر دیا۔ میر صاحب تو چپ کے کھڑے رہ گئے۔ چچا 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولے ہے، لیکن خان صاحب کسی کی سنتے، مولوی صاحب کو گردن سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میر صاحب آوازیں سنتے ہی پھر باہر کو لپکے۔ چچا چپ چاپ جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے گال سہلاتے رہے۔ اب کھڑے ہی تھے کہ پردہ اٹھا کر چچی اندر آ گئی، غصے کے مارے چہرہ تمتما رہا تھا۔ بولی میں نہ کہتی تھی کہ پرائے قصے میں دخل نہیں دینا، مگر میری بات اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دی، اب آیا ہوگا جھگڑا چکانے کا مزہ۔ 2 کوڑی کا شخص بے آبرو کر گیا۔ چچا اس کے لیے تیار نہیں تھے، بے قابو ہو گئے۔ دیکھو اس وقت مجھ سے بات نہ کرو ورنہ خدا جانے میں کیا کر بیٹھوں گا۔ چچی جل کے بولی اب اور کیا کرو گے، گھر کی عزت تو خاک میں ملا دی، محلے میں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا، ابھی کچھ اور کرنے کے ارمان باقی ہیں تمہارے؟ چچا سے جواب نہ بن پڑا، عزت تھی تو ہماری تھی، تمہاری نہ تھی، تمہیں کیا؟ چچی بولی یہ عمر ہونے کو آئی ہے، بچوں کے باپ بن گئے اور بے عزت ہوتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کے جواب میں چچا نے گھر اور بچوں کے متعلق اس قسم کے نامبارک الفاظ منہ سے نکالے جنہیں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ غرض یہ کہ محلے کے جھگڑے کی آواز گھر میں آ رہی تھی اور گھر کے جھگڑے کی آواز محلے میں پہنچ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ، آپ نے نہایت آپ کی پیشکش نہایت عمدہ تھی اور ہمیشہ رہتی ہے، اور ماشاءاللہ آج تو کیونکہ آخری قسط تھی تو اس میں کہیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی۔ ماشاءاللہ آپ نے جس انداز سے جس
جذبے سے آپ نے اس کو پیش کیا ہے، بہت مبارکباد کی مستحق ہیں آپ. اور میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے، ہم سب ڈرامہ گروپ کی جانب سے تمام ناظرین کا، اور اس میں جو آج ہمارے لائیو ناظرین ہیں ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں، اور مشتاق صاحب کا اور دیگر میں اپنے اسٹاف کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس پوری سیریز کے اندر جس طرح سے انہوں نے اپنی پوری جان فشانی سے اور اس سے محنت سے اس کو جو ہے کامیاب کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہوگا تو وہ 1 دسمبر سے جو ہے نئی سیریز کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوں گے. اور میری آپ ناظرین سے سب سے درخواست ہے، اور خاص طور سے فوزیہ صاحبہ سے، کہ ہمارا ایک بین الاقوامی ریسرچ اسکالر سیمینار 4 تاریخ کو شام 6 بجے جس کا افتتاح ہے، 5 اور 6 تاریخ کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مقالات کا سلسلہ جاری رہے گا. سبھی سے التماس ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں اور اس میں شرکت فرمائیں. بہت بہت شکریہ.